दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं नीलेश और आप सबने राम राम सा। तो यस, मेरे साथ है आज मेरा फ्रेंड ध्रुव जो कि हिमालयन 411 ओन करता है और अपनी चेतक वी-स्टॉर्म 250। इसका आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल पर देख लीजिए, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ। आज हम शेयर करेंगे कि हिमालयन 411 जो कि आज की डेट में आपको काफ़ी सारे मार्केट में सेकेंड हैंड ऑप्शंस अवेलेबल है, बिकॉज लोग ऑब्वियसली यस 450 पे अपडेट कर रहे हैं। तो ये आपको 180 से लेके 220 के रेंज में, 220 लैक्स के रेंज में आपको काफ़ी अच्छे सेकेंड हैंड ऑप्शन मिल जाते हैं इसके। और ये भी इनफैक्ट 250 के आसपास ऑन रोड आ रही है। दोनों के प्राइस फैक्टर की सिमिलरिटी है यहाँ पर, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो वो भी हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम आंसर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस तो दोस्तों, ये है मेरा फ्रेंड ध्रुव। हमने प्रीवियसली धोलावीरा नाथाबेट राइड्स साथ में की थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर। और मेरी जो चेतक है वो ओन कर रहा हूँ, लास्ट 3 महीने हो गए कंप्लीट, और 6000 किलोमीटर्स मैंने क्लॉक किए हैं अभी तक। यस, और अब हम जानेंगे ध्रुव से कि इसने अपनी अश्वत्थामा रॉयल इनफील्ड हिमालयन 411 को कब लिया था और कितने किलोमीटर चलाया है। अश्वत्थामा लेके मुझे 14 महीने हो गए। मैंने इसको जैन 23 में परचेज किया था। एंड द बाइक हैज क्लॉक्ड ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर्स। यस, तो पहली बात करेंगे दोस्तों हम परफॉर्मेंस की। यस, टूरिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस एक मेरे हिसाब से प्राइमरी फैक्टर है किसी भी बाइक के लिए। उसकी क्रूजिंग स्पीड कितनी होती है, उसका इंजन जो है वो वाइब्रेशन फ्री क्रूज करने में कैपेबल है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में हम ये भी जानेंगे कि इंजन जो है वो कितना हीट मैनेजमेंट उसकी अच्छी है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे वी-स्टॉर्म से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 120-130 भी इस पर आराम से क्रूज किया हुआ, इतना कहीं वाइब्रेशन फील होता नहीं है। और यही सेम चीज हम जानेंगे 411 में। तो 411 में डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेशन। तो वो इशू है, सबको पता है, इट इज यूनिवर्सल। तो अगर आप 80-90 तक हो तो यू विल नेवर फील द वाइब्रेशंस। द इंजन इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज इसका टॉर्क जल्दी आ जाता है। तो व्हेन यू गो एट अ हायर स्पीड ऑफ 100-110 तो आपको एक्चुअली में वो वाइब्रेशंस आपके हाथ से लेके आपके पैरों तक सब जगह पे फील होता है। तो हाँ, वो एक चीज है कि अगर आपको ज्यादा हाई जाना है स्पीड में तो यू विल हैव टू लिव विद द वाइब्रेशंस। आगे इसके बाद बात करेंगे हीट मैनेजमेंट की। दोनों ही बाइक्स जो है ये ऑयल कूल्ड है। इसको मैंने सिटी में अब तक चलाया है, तो एज सच इशू अभी तक तो हीट का इतना आया नहीं है मुझे सिटी में। और वहीं ऑन द अदर साइड हम ध्रुव भाई, आप बताओ कि 411 का क्या सीन है। हीट के बारे में मैं बात ना करूँ तो ज्यादा बेटर है। सो डेफिनेटली सबको पता है कि सिटी में इट इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन समर्स जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। व्हेन वी से अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एवरेज टेम्परेचर समर में 35 क्रॉस कर जाता है। ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिड की वजह से भी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वो उसके वजह से डेफिनेटली तुमको हीट फील होगा। आई विल नॉट से कि नहीं भाई नहीं होता है। सो अगर तुम समर में हिमालयन को चला रहे हो तो तुमको शायद फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। तो इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है अर्गोनॉमिक्स। तो अर्गोनॉमिक्स के मामले में अगर मैं सुजुकी की बात करूँ तो सस्पेंशन यस इतना बेस्ट नहीं है, इतना ट्रैवल इसका अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको वो झटके ऑफ रोड में, प्रॉपर ऑफ रोड है तो वहाँ फील होंगे ही। ऑन दी अदर हैंड हम जानेंगे हिमालयन 411 का ऑफ रोड एक्सपीरियंस। हिमालयन इज नोन फॉर इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ या कंफर्ट की बात करूँ तो हैंड्स डाउन मेरे को आज तक मैंने 18,000 किलोमीटर चलाया है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार तेरे को बैक पेन नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आज तक मेरे को कोई इश्यू नहीं आया है। मैं दिन में आराम से 12-12 घंटा चला सकता हूँ इस बाइक पे बैठ के। दैट इज द कंफर्ट दैट यू हैव। हाईवे ले लो, ऑफ रोड ले लो, कहीं पे भी ले लो। यस, तो इस मामले में हिमालयन 411 जो है वो यस डेफिनेटली बेटर है। आई एग्री विद दैट कि सुजुकी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है, माइल्ड ऑफ रोडिंग हो जाती है, लेकिन यस एनी डे हिमालयन 411 इज द किलर। उसके बाद हम अर्गोनॉमिक्स में बात करेंगे हमारे राइडिंग पोजीशन की। इसमें मैंने हैंडल बार रेजर्स लगाए हैं जिसकी वजह से मुझे जो है कंफर्टेबल पोजीशन जो है, पोस्चर जो है वो मिलता है। एंड सीट की बात करें तो इसकी सीट जो है एनी डे यार, मैंने प्रीवियसली ड्यूक 200 भी चलाई हुई है, उसके बाद मैं एक्सपल्स भी यूज की थी 2 साल के लिए। वी-स्टॉर्म की सीट जो है वो काफी वाइड है, पिलियन की भी एज वेल एज राइडर की भी। तो इसमें मुझे एयर सीट की भी जरूरत कहीं पर भी ऐसी लगती नहीं कि एयर सीट लगानी चाहिए। तो 700-800 किलोमीटर फुल डे क्रूज कर सकते हो। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम जानेंगे हिमालयन 411 की क्रूजिंग। फॉर माई वेट मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा एडिशनल रिक्वायरमेंट था। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो लोग कुछ नहीं करवाते सीट में। मैंने सीट में थोड़ा सा जेल सीटिंग करवाया हुआ है
so that it is a little more comfortable for me because of my weight. उसके अलावा राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो राइडिंग पोस्चर स्टॉक हैंडल बार में भी काफ़ी अच्छा है। मेरे को चाहिए था कि मेरे को थोड़ा वाइड ये मिले, तो उसके लिए मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार लगवाया है। देयर इज नो हैंडल बार राइजर्स एज सच, बट क्योंकि वो हैंडल ही इतना अच्छा है कि मेरे को थोड़ा वाइड स्टांस मिल जाता है, मेरे को थोड़ा ओपन हो जाता हूँ मैं, तो उसके वजह से इट इज अ लिटिल कंफर्टेबल, मोर कंफर्ट फॉर मी। तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से हैंडल चेंज करवाया है। देयर आर पीपल हु आर राइडिंग इट ऑन स्टॉक एंड दे हैव नो कंप्लेन्स ऑन दैट। तो इट फॉर 411 इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल टेस्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट यानी कि लगेज ऑप्शंस की। तो यहाँ पर लगेज के बारे में मैंने यहाँ पर सैडल स्टेज भी इंस्टॉल किए हैं, पीछे टॉप रैक भी है, तो यहाँ पर आप टॉप बॉक्स और पैनियर्स अपने चॉइसेस के हिसाब से, अगर आपको सॉफ्ट लगेज पसंद है तो आप यहाँ पर सैडल बैग्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर हम देखेंगे ये टैंक बैग भी आप अपने चॉइसेस के हिसाब से लगा सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स। कोई भी क्रैश गार्ड यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो इंजन प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये बैग्स भी आपको एक्स्ट्रा लगेज के लिए मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो लगेज के बारे में मैं कहूँगा काफ़ी सॉर्टेड है, कहीं पे भी कुछ दिक्कत है नहीं। हिमालयन 411 में जानेंगे हम कि क्या क्या लगेज के लिए हमें स्कोप मिलता है। So with 411 obviously there is an option of a top box. उसके अलावा you have a saddle stay. उसके अलावा टैंक है, तो obviously आप टैंक बैग कोई भी कैरी कर सकते हो, मैग्नेटिक या मेटल टैंक होने की वजह से यस आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बन जाता है कि आप मैग्नेटिक टैंक बैग भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इस फाइबर टैंक पे आप यूज़ नहीं कर सकते। या सो मेटल की वजह से दैट इज अ बेनिफिट। तो दोस्तों अब बारी है हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि होगा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस। तो आपकी जेब कितनी ढीली होने वाली है इन दोनों में से कोई भी एक बाइक अगर आप लेते हो तो स्टार्ट करेंगे सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 से। तो बीइंग अ जापानीज इंजन, रिलायबिलिटी के मामले में तो नो डाउट। और हम बात करेंगे इसके मेंटेनेंस की, तो सर्विस कॉस्ट मेरी प्रीवियस एक्सपल्स थी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों सर्विस की। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिटेल्ड कॉस्ट एंड डिटेल शेयर किए प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख सकते हो। तो कॉस्ट अराउंड सर्विस की भी आप समझ के चलो कि 2200 के आसपास ही रहने वाली है आपकी फ्री सर्विस, और पेड सर्विस में 3000 होगी मैक्सिमम। जनरल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एक मैनेजेबल कॉस्ट है। आप मतलब नॉर्मली 250 सीसी या 200 सीसी की बाइक में उतना मेंटेनेंस कॉस्ट तो आने ही वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विस नेटवर्क की। तो सर्विस नेटवर्क सुजुकी का काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है हीरो या रॉयल एनफील्ड का जैसा, बट यस डेफिनेटली प्लेंटी ऑफ सर्विस सेंटर्स काफ़ी डिसेंट सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे हर जगह पर। तो सर्विस नेटवर्क का भी इतना कुछ इशू नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हम जानेंगे रॉयल एनफील्ड 411 के बारे में, इसकी रिलायबिलिटी की बात करते हैं पहले। तो या डेफिनेटली इंजन रिलायबिलिटी के बारे में आई कैन नॉट से कि यार ये जापानीज इंजन को बीट करने वाला है। रॉयल एनफील्ड इज नोन फॉर इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स दैट दे हैव मेड। तो हाँ इश्यूज हो सकते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने नया नया लिया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हीट मैनेजमेंट थोड़ा अप टू द मार्क नहीं लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेजर ब्रेकडाउन मेरा सिर्फ बैटरी को लेके हुआ है, बैटरी में थोड़ा इशू आया था, बट इंजन में आज तक मेरे को कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इन 18,000 किलोमीटर। R&D करके उन लोग ने जितना भी नया वेरिएशंस निकाला है, हर साल कुछ ना कुछ बेटर किया है इंजन में, फ्रॉम द इंजन दैट दे लॉन्च्ड इन 2010 के आसपास। तो ये सब बोल सकते हो रॉयल एनफील्ड भी रिफाइनमेंट के मामले में अब जो है उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं इनके इंजन्स में। और रिसेंट डेज में जो 450, वो आपको पता है ये शेरपा इंजन काफ़ी तगड़ा सॉलिड लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो यस इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी भी ये काफ़ी अच्छा है, कंसिडर कर सकते हो आप। और उसके बाद हम जानेंगे सर्विस कॉस्ट के बारे में इसकी। सर्विस कॉस्ट डेफिनेटली इफ आई हैव टू कंपेयर अ 400 सीसी इंजन टू अ 250 सीसी इंजन, देन डेफिनेटली थोड़ा वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, कुछ का कॉस्ट का भी वेयर एंड कॉस्ट वेयर एंड टेयर कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है। जनरल पर्सपेक्टिव में एक एंड इन जनरल पर्सपेक्टिव इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, फ्री सर्विस का एक अराउंड कितना कॉस्ट आता है और एक पेड सर्विस का एक अराउंड कितना कॉस्ट आता है। तो रिसेंटली लाइक मेरा जो लास्ट पेड सर्विस हुआ था दैट वाज एट 16,500 किलोमीटर्स, तो दैट वाज अराउंड 10,000 पूरा जनरल चेकअप एंड सर्विस एवरीथिंग। और रॉयल एनफील्ड का सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट दैट इज द कोन सेटिंग, उसका वेयर एंड टेयर जो भी था, उसके जो
पार्ट रिप्लेसमेंट्स थे, ग्रीसिंग है वो सब। तो अब हम हमारे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है वैल्यू फॉर मनी। बजट आप बना रहे हो 2.5 लाख का तो डेफिनेटली मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी है। ऑन द अदर हैंड 411 जो है आपको 2 लाख, अगर मैं एक रफली अमाउंट मान के चलता हूँ, आप सेकेंड हैंड ले रहे हो अभी 1 या 2 साल पुरानी और 10,000 15,000 चली हुई बाइक, तो 2 लाख में व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट कि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर आप देखने जाओ? इट डिपेंड्स, मतलब जैसे आपने बोला कि माइल्ड ऑफ रोडिंग और हाईवे टूरिंग ज्यादा है तो सुजुकी इज अ वेरी गुड इंजन। बट अगर आपको रॉयल एनफील्ड स्टैंड्स आउट फॉर इट्स सर्विस नेटवर्क, जो मेरे को गांव के कोई भी कोने में मिल सकता है। यस दोस्तों, अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो यहाँ पर दोनों ही बाइक्स के मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स तो बता दिए हैं एक ओनर के पर्सपेक्टिव से। 411 के ओनर ने भी आपको बताया उसके एक्सपीरियंस, और मैंने एज ऑफ नाउ 6,000 किलोमीटर्स के बेसिस पे एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है वी-स्टॉर्म का। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि वी-स्टॉर्म स्टैंड्स फॉर इट्स रोड प्रेजेंस, इसकी रिलायबिलिटी, जैपनीज इंजन और जो ये सिग्नेचर बीक, तो ये सारा जो कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है 2.5 लाख में, डेफिनेटली आप वी-स्टॉर्म कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आपको कांस्टेंट हाईवे क्रूजिंग करना है 100-110 स्मूथ क्रूजिंग, तो भी यस डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि वी-स्टॉर्म एनी डे बेटर है। और ऑन दी अदर हैंड हम बात करेंगे अगर 411 की तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ का तो यस वी-स्टॉर्म से कोई मैच ही नहीं है। इट्स कम्प्लीटली लाइक किलिंग दी ऑफ रोड्स सेगमेंट। और उसके साथ साथ इसका जो टॉर्क है, आप हिली एरियाज़ में बात करोगे अगर इसकी, तो यस डेफिनेटली इट्स अ फन टू राइड मशीन। रिलायबिलिटी भी अभी काफ़ी इम्प्रूव की है रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक्स में, तो आपको रिलायबिलिटी को लेके भी शायद इतना एज सच इश्यूज आएगा नहीं। और इसके सर्विस नेटवर्क्स तो यार मतलब पता ही है, रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर इट्स सर्विस नेटवर्क, तो वो कहीं पर भी आपको रोड साइड मैकेनिक भी आपको कुछ छोटे मोटे इश्यूज सॉर्ट करके दे देगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इसमें। तो वो चीज़ एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट हो सकती है आपके लिए अगर आप 411 कंसिडर कर रहे हो। तो अगर आप 2.4 लाख का बजट लेकर चल रहे हो तो डेफिनेटली आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताइए आप कंसिडर करके अपना डिसीजन ले सकते हो। आई होप कि आपको काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया था तो ये सब अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा उसका। और इसी के साथ चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सब अपने दोस्तों राम राम।